दुनिया की सारी वाइफ और गर्लफ्रेंडों के ड्रामे और नाटकबाजी एक तरफ, और आज जॉन सीना ने जो स्मैकडाउन में किया वो एक तरफ। और भाई जॉन सीना, तुम्हें रोमन रेंज बनने की जरूरत नहीं है, उसका आखिरी साल नहीं, तुम्हारा आखिरी साल जरूर चल रहा है। Okay, hello chatters. My name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं आज के स्मैकडाउन के शो के बारे में, जहां पे हमको समर स्लैम के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली हैं। और प्रथा के अनुसार बिना उसको तोड़ते हुए आज जरा लाइक करने के साथ साथ वो सब्सक्राइब का बटन भी चेक कर लेना अगर डेली वीडियोज आके देखते हो इस चैनल पे। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है बड़ी हमको अब्रप्ट तरीके से दिखती है। जब शो के स्टार्टिंग में कैमरा एकदम से शेक करते हुए पैन करते हुए जाता है, हमको ये पता चला कि भाई यहाँ पे तो कुछ कार का एक्सीडेंट हुआ है। और उसमें पता चलता है कि टोंगा लोआ की जो आंख है उसमें से थोड़ा सा खून, थोड़ा सा नहीं काफी ज्यादा खून निकल रहा है। और वहां पे सोलो सिकोर सारी इन्वेस्टिगेशन वाली टीम है जो कि उस समय देख रहे हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या क्या माहौल बना हुआ है। और जो जो यहाँ पे ऐसा सीन बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे कि सोलो सिकोर वाली टीम के साथ कुछ गलत हुआ है। तो इन्होंने शुरू में ऐसा प्लॉट डाल दिया था और हमको पता चल गया था कि आज स्मैकडाउन में इसके अराउंड जो काफी स्टोरी बनने वाली है। और छोटा सा उन्होंने ये भी दिखा दिया कि एडम पियर्स ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोडी रोड्स को दिया है। तो ये जो शो की स्टार्टिंग में छोटे छोटे चीजें बनाते हैं वो इसलिए कि लोगों को आज पता रहे स्मैकडाउन में क्या होने वाला है। जैसे कि हमारे पास स्मैकडाउन के ग्राफिक आते नहीं है। तो सबसे पहले मेन शो में क्या होता है, शार्लेट फ्लेयर और रकेल रोड्रिगेज का मैच होना था। और ये जो केमिस्ट्री नजर आ रही है ना शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस के बीच में, इतनी ज्यादा मस्त है क्योंकि शार्लेट फ्लेयर पूरी तरीके से एक्सेप्ट करती नहीं है एलेक्सा ब्लिस को। एलेक्सा ब्लिस को थोड़ा सा यहाँ पे क्यूट वाला कैरेक्टर दिखाया है कि जैसे कि तुम उसके साथ थोड़ा गलत भी कर लोगे तो वो उतना बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि उसको पता है कि चलो यहाँ पे दोस्ती यारी निभाना थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब वो कहती है कि मैं वो एक तरीके से चीयर लीडर ही बन के आ गई। और एलेक्सा ब्लिस का अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई से पहले वाला, तो उनका फिटनेस वाला और ऐसा काफी कुछ था, तो शायद उन्होंने उसको भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है यहाँ पे। मैंने बॉडी बिल्डिंग वाला था उनका। तो वो आती है रिंग में, रॉक्सैन ने एप्रन पर खड़े होकर चुल करी, तो एलेक्सा ब्लिस ने भी चुल कर दी और इस वाली चुल का फायदा उठा के शार्लेट फेयर मैच जीत गई। उसके बाद वो चीयर लीडर के हाथ में जो होता है ना वो झुंझुना था, उसको वैसे घुमा भी रही थी। और बाद में शार्लेट फेयर की अकड़ भी वैसी की वैसी थी कि भले ही एलेक्सा ब्लिस ने हेल्प करी है लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं दिखा रही कि जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मतलब यारी दोस्ती, अब टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच भी है, यारी दोस्ती तो नहीं है, टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मेन है, इसलिए ये साथ में है। तो ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है देखने में। बाकी तो ठीक है, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ओपनर में डाल के आई थिंक इसको थोड़ा सा गड़बड़ भी करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है फिर ये मेन स्टोरी है, फिर उसके ऊपर लोग थोड़े से ज्यादा उसको हैवी क्रिटिक बन जाते हैं। तो वो एक देखने वाली बात होती है कि ओपनर में तुम क्या चीज डाल रहे हो। इसके बाद हमको बैक स्टेज से भी एक सेगमेंट दिखता है जहां पे ऑफिशियल्स आते हैं, पुलिस वाले ही आते हैं बोल सकते हो आप उनको, जो कि एडम पियर से बात करते हैं। और ये पता चलता है कि जेकब फाटो है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जिसके ऊपर शक जा रहा है कि उसने वो कार एक्सीडेंट वाली सारी चीज करी है। तो उसके बाद क्या होता है, एडम पियर्स जेकब फाटो की तरफ लेके जाते हैं। पहले तो जेकब फाटो गुस्से में झल्लाया क्योंकि भाई उसका रिकॉर्ड भी बहुत खतरनाक सा है, पुलिस वाला, जेल वाला। लेकिन फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा किया साथ में कोऑपरेट, और साथ में जो है जेकब फाटो को वो लेके जाते हैं। तो ये सोची समझी साजिश लग रही थी इस पॉइंट पे सोलो सिकोवा की, जो भी वो करना चाह रहे हैं फंसाने के लिए जेकब फाटो को। इसके बाद शो पर एक मैच आता है कार्मेलो हेस वर्सेस डेमन प्रीस्ट का। इन्होंने बैक स्टेज सेटअप करके इस मैच को किया था। एंट्रेंस पे ही हमला हो जाता है। कार्मेलो हेस पता नहीं स्विच इन म्यूजिक के लिए आज क्यों जा रहे थे, बट एक वो काउंटर बहुत अच्छा लगा जब साउथ ऑफ हेवन को उन्होंने कोड ब्रेकर में बदला। स्प्लैश मारते हैं, किक आउट हो जाता है, लेकिन मैच का फिनिश कुछ ऐसे होता है जब डेमन प्रीस्ट अपना ओल्ड स्कूल मारने जाते हैं अंडरटेकर के स्टाइल वाला। और कैमरा वर्क वहां पे बहुत अच्छा था, नीचे ही बिल्कुल एलिस्टर ब्लैक खड़े हुए थे और उन्होंने आके ऐसा पैर हटा दिया। उसके बाद जो मेन सामान है उसमें लग गई डेमन प्रीस्ट के, जिसकी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड होता है। थोड़ा सा पंगा कार्मेलो हेस का भी है एलिस्टर ब्लैक से, लेकिन उनको समझ में आया कि यहाँ पे सरक लेना ही बेटर है, क्योंकि ब्लैक मास जो किक है वो डेमन प्रीस्ट ने खाई है। कोई बहुत ज्यादा आप ये नहीं कह सकते खतरनाक सी स्टोरी चल रही है ये। और यही मुझे प्रॉब्लम लगी स्मैकडाउन के ये स्टार्टिंग में, भले ही 2 घंटे का बना दिया, कि तुम ऐसी स्टोरी के ऊपर ज्यादा ध्यान लेके आओ ना पहले, जिसके ऊपर पहले ही इंटरेस्ट है, जहां पे इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो उसको साथ में क्यों लेके आते हो। फिर ऐसा लगता है कि यार शो पे तो कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, और वो आपको इस पूरे टाइम पीरियड में फील हो जाएगा। इसके बाद हमको वाइट 6 का भी एक प्रोमो दिखता है, और इस प्रोमो में यार हर बार मैं बताने का काम करता हूं, मुझे समझा देना कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये अब चैंपियनशिप जीत चुके हैं। पहले तो चलो हम डिकोड करते थे कि अच्छा इसका ये मतलब है, ये मतलब है, पूरी जिंदगी भर डिकोड ही करते रहेंगे क्या कि अच्छा इन्होंने ऐसे बोला या वैसे बोला।
इतना ज़्यादा उसमें वो, अब तो मुझे वो भी इरिटेट ही कर रहा है जिस तरीके का वो साउंड इफेक्ट उसमें लगा देते हैं, जिस तरीके से वो उसको मफल कर देते हैं, जो भी वो उस ऑडियो के साथ करते हैं। पता नहीं, कुछ तो सीरियस चेंज करने की ज़रूरत है वायर्ड 6 के साथ, क्योंकि जिस चीज़ के साथ इनिशियली उन्होंने शुरू किया था, अगर ये इसको हमेशा ही ऐसा करने का सोच रहे हैं तो भाई यहाँ पे डेफिनेटली फैंस उतना इंटरेस्ट नहीं लेने वाले, ये बात तो मैं कह सकता हूँ। बाकी इस प्रोमो में क्या हुआ, कोई अगर अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो आज वो इस वीडियो का भागीदार बन सकता है कमेंट सेक्शन में, इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन करके। इसके बाद शो पर आता है कि पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो कि मैं बोलूंगा स्मैकडाउन का था, कि हाँ इसके अराउंड है इंटरेस्ट। और वही मैं कह रहा हूँ ना कि सारी, तुम जिस चीज में इतना इंटरेस्ट है नहीं, अनइंटरेस्टेड हैं लोग, तो उसको तुम साथ में ऐसे लेके आ जाते हो, तो फिर वो ऐसा लगता है कि यार अरे कि शो में कुछ है नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आई, सोलो सिकोवा की एंट्री होती है अपनी पूरी फैमिली के साथ में। टोंगा लोवा को हमने देखा भाई लेजेंडरी, उन्होंने अपना जो टेप है वो लगाया हुआ है यहाँ पे। लेजेंडरी क्यों बोला मैंने, क्योंकि टोंगा लोवा जो भी करते हैं वो लेजेंडरी ही हो जाता है। ओटीसी वाले चैंट लग रहे थे यहाँ पे। तो स्मैकडाउन का तुम्हारा जो सैन एंटोनियो का क्राउड है वो इतना ज्यादा डिलुलू में है कि उनको लगता है कि आज जो है रोमन रेंस आ जाएगा स्मैकडाउन में। वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था यहाँ पे। अब सोलो सिकोवा आते हैं, कहते हैं आज जो है परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिला है कि जेकब फाटू है कौन। मेरे बिना वो रेकलेस है, वो किसी की केयर नहीं करता, वो किसी के बारे में सुनता नहीं है। मैंने उसको सब कुछ दिया, मैं उसे यहाँ लेके आया, मैंने उसे सक्सेसफुल बनाया, उसके पास पैसे आए, उसकी फैमिली की टेबल पे फूड लेके आया, मैंने उसे चैंपियन बनाया, लेकिन वो इनमें से कुछ भी डिजर्व नहीं करता। वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, उसने मुझे धोखा दिया है। एंड एक ऐसी लाइन में बोलते हैं जेकब फाटू के बारे में जो कि यार भले ही स्टोरी लाइन में ही क्यों ना हो, लेकिन लगी होगी दिल पे। कहते हैं वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। ये जैसे ही अब बोला सोलो सिकोवा ने तो भाई बहुत तगड़ी लाइन उन्होंने ड्रॉप कर दी थी। उसके बाद जिस तरीके से वो जेकब फाटू को मॉक करते हैं, मिमिक भी करते हैं, वो भी बहुत फनी है। एक तो सोलो सिकोवा नेचुरली जब से ये ट्राइबल चीफ वाले फट्टे से बाहर निकला है वो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग भी लगने लगा है, जैसे कि अपनी स्किन में वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। इसके बाद बैक स्टेज से सेगमेंट आता है जहां पे आती है कार, और उस कार में से निकल के आते हैं जेकब फाटू। जिमी ऊसो ने वेलकम किया और पता ये चला कि हमने सारी सीसीटीवी की फुटेजेस जो है पुलिस वालों ने देख ली हैं और जेकब फाटू पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि फ्री हो चुके हैं जेकब फाटू। और अब वो बढ़ रहे हैं सीधा रैम की तरफ, अरीना की तरफ, जो कि देख के सोलो सिकोवा की बहुत जबरदस्त तरीके से फट जाती है। उनके समझ में आ गया था भाई अब बंदा जो है बुरी तरीके से मारने वाला है। जिमी ऊसो ने पीछे से आके मारा और उन्होंने एक तरीके से टाला टोंगा को उधर लगा ही दिया था ऑलमोस्ट ठिकाने। इतने में इधर जेकब फाटू सब कुछ निपटा रहे होते हैं और उधर ऑलमोस्ट चोक स्लैम हिट कर ही दिया होता है टाला टोंगा ने जिमी ऊसो को, लेकिन फिर जेकब फाटू की डाइव ने थोड़ा बचा लिया। बट उसके बाद टाला टोंगा खड़े हो जाते हैं तो दोनों को मिलके जिमी ऊसो एंड जेकब फाटू को पता नहीं कितनी सुपर किक्स मारनी पड़ी। उसके बाद जाके बंदा वो थोड़ा सा हिला है, टाइम कीपर वाले एरिया में जाके जिमी ऊसो उनको गिरा देते हैं। तो मेरे को थोड़ा सा भी ऐसा भी लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो टाला टोंगा उनको बहुत ज्यादा ही ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाएंगे, जैसे कि अरे नहीं इस बंदे के सामने तो कोई नहीं टिक पाएगा। बट वैसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने किया नहीं। मैं तो ये बोलूंगा इवन जिस लेवल पे जेकब फाटू को इनिशियली बुक किया था वैसा भी उसके आसपास नहीं रखा। बट ऐसा लग रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती थी वो, बट अभी वो शायद ऐसा देख नहीं रहे। अब इस दौरान क्या होता है, सोलो सिकोवा अकेला पड़ गया रिंग में, जेकब फाटू अपना जलवा दिखा रहे हैं, स्टील चेयर मुंह में फंसा के वो हिप अटैक मारने जा रहे होते, लेकिन जेसी मटेओ ने आके सेव कर लिया। और यहाँ पे जो बुरी तरीके से सुताई हुई है वो है हमारे लेजेंड टोंगा लोवा एंड जेसी मटेओ की। वो तो भाई आराम से दोनों बंदे टाला टोंगा और सोलो सिकोवा देख ही रहे हैं। रिंग के बीच में वो एक बंदा मूनसॉल्ट मार रहा है, फिर एक बंदा अपना स्प्लैश मार रहा है, और एडम पियर्स ने आके ये भी बता दिया कि समर स्लैम में होने वाला है जेकब फाटू एंड सोलो सिकोवा का मैच यूएस चैंपियनशिप के लिए, और ये होने वाला है एक स्टील केज मैच। एडम पियर्स बड़े सार्कास्टिक वे में बोलते हैं हाँ बड़ा था ना तुझे लॉक होने की, चल अब तुम दोनों ही स्टील केज के अंदर जो है बंद हो जाओगे। तो ये इन्होंने समर स्लैम के लिए मैच ऑफिशियल कर दिया है। एंड अच्छा है कि इसमें इन्होंने जो स्टिपुलेशन डाली है। एंड इस पूरे सेगमेंट को देख के आप कह सकते हो कि कैसे एक स्टोरी चल रही है पुराने टाइम से और अब इसको अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं, स्टिपुलेशन भी डाल रहे हैं, नए नए एलिमेंट्स भी डाल रहे हैं। तो ऐसा करके किसी एक स्टोरी को अच्छे तरीके से पकाया जाता है। एटलीस्ट यहाँ पे तो काम जो है बढ़िया ही चल रहा है। इसके बाद शो पर स्टेफनी वकैर वर्सेस एल्बा फायर का मैच था डेविल्स किस के लिए। मुझे लगता है कि सारे लोग स्टेफनी वकैर के मैचेस का वेट करते हैं। मैच वो जीत भी जाती हैं, पाइपर नेविन ने बाद में अटैक भी किया, लेकिन उसके बाद स्टेफनी वकैर ने जो है उनको ही ठिकाने लगा दिया। इसके बाद शो पर एक नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच आता है। मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई। DIY वर्सेस MCMG वर्सेस फ्रैक्सियम वर्सेस अंद्रादे एंड रे फिनिक्स। कोई भी जीते कुछ भी कर ले, घुमा फिरा के इनको ऐसे करना है जैसे ताश के पत्ते में से कोई सा पत्ता बाहर निकाल देते हैं ना, वैसे ही ये कभी कोई सी टीम निकाल देते हैं, कभी कोई टीम निकाल देते हैं। क्या
आगे इसको बड़ा बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसको कोई लॉजिक नहीं है। प्रोफेशनल रेसलिंग अगर आपको अच्छी देखनी है तो ये मैच आप देख सकते हो, लेकिन जब ऐसा लगता है कि पूरे शो पर इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें नहीं हो रही है, उसके बाद फिर एक और ऐसी चीज जिसमें स्टोरी नहीं है, सिर्फ एक रेसलिंग है, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि फिर इसमें इतना इंटरेस्ट कैसे लिया जा सकता है। मैच का जो रिजल्ट है वो एंद्रादे एंड रे फिनिक्स के फेवर में आता है, और एक स्पॉट था जब जॉनी गार्गानो ने अपने ही बंदे तोमासो चांपा को जो है किक लगा दी, तो उसका थोड़ा सा इनको फायदा भी मिल जाता है। तो यानी कि अब एंद्रादे एंड रे फिनिक्स बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर। अब आता है शो का मेन इवेंट, जो कि शो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, और यहाँ पे WWE अच्छी तरीके से क्रिएटिव हुई है। जब मैं किसी स्टोरी लाइन में बात करता हूँ ना कि यार बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीजें हो रही है, यार कुछ तो अलग करो, अब यहाँ पे ये कुछ अलग लेके आए, और हमेशा अलग करने का मतलब मेरा ये नहीं होता कि कोई बंदा ट्रक पलट रहा हो। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो कैसे क्रिएटिवली इन्होंने चीजों को वर्क किया। सबसे पहले एडम पियर्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग यहाँ पे होनी थी कोडी रोड्स एंड जॉन सीना की, आते ही कोडी रोड्स ने जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, और उसके बाद वो सोशल मीडिया की अपनी पोस्ट की बात बता रहे होते हैं, जो आई थिंक मैंने भी बताया था वॉइस ऑफ रेसलिंग की एक वीडियो में कि डू नॉट फ्लिंच करके कोडी रोड्स बोल रहे हैं। तो अब उसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे वो उन्होंने अपने लिए इतना नहीं लिखा था, वो बात करते हैं अपने WWE में वापस आने की, मैंने वहां फ्लिंच नहीं किया, मैंने 2 बार रॉयल रंबल जीत दिया, मैंने वहां पर भी फ्लिंच नहीं किया, मैंने जे उसो के सामने फ्लिंच नहीं किया, रैंडी ऑर्टन के सामने फ्लिंच नहीं किया, ना ही मैंने फाइनल बॉस रॉक को अपनी सोल बेच के फ्लिंच किया। तो ये चीज उन्होंने आज बोली है, और मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज कोडी रोड्स का जो लुक है, मतलब ये स्मैकडाउन में आने से पहले उन्होंने चश्मा लगाया था, जो कि बिल्कुल मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के डेब्यू पर रॉक के पास था, उस वाले स्टाइल का था। रॉक के पास जो घड़ी देखी गई थी वैसे ही घड़ी कोडी रोड्स के पास भी थी, मतलब सेम घड़ी उन्होंने पहनी हुई थी। तो अब क्या ये किसी डायरेक्शन में रॉक की तरफ इसको लेके जा रहे हैं? जस्ट मैं आपके दिमाग में इस चीज को डाल रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा उछलने नाचने कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब रॉक की बात आती है तो हमको पता है कि 2 वर्ड दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से याद आ जाते हैं, और वो है धोखेबाज और दगाबाज। तो इसको हम इतना ही टाइम देंगे। इसके बाद वो यही बोल रहे होते हैं कि ठीक है, मैं रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना से हार गया हूँ, और उसके बाद वो बेसिकली अब मतलब एक तरीके से वो बिल्ड ही कर रहे थे पूरे कॉन्ट्रैक्ट आने को, भाई आप जॉन सीना को बुलाओ। उसके बाद जो एडम पियर्स हैं वो जॉन सीना को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, जॉन सीना की एंट्री होती है। आज पूरे ब्लैक कलर के कपड़ों में थे, थोड़ा सा क्रिएटिवली लग रहा था कि आज बिल्कुल जैसे सेम से जॉन सीना की मर्च है वैसा कुछ अलग था। जॉन सीना आते हैं और काफी सीरियस थे जैसे ही वो आए, मतलब ये जॉन सीना वैसा नहीं है जो बिल्कुल मुंह बना के ऐसा सीरियस वाला, पहले वाला अलग सीरियस और ये सीरियस अलग, की जैसे कि इसके पास एक मुद्दा है, कहते हैं अरे मेरा म्यूजिक कट करो, कोडी रोड चल आ जा, बैठ जा, मेरे पास एक बैड न्यूज है तुम्हें देने के लिए, और बैड न्यूज ये है कि मैं समर स्लैम में नहीं हूंगा। अब जैसे ये बोला, क्राउड लोग उनको बू करते हैं, तो उसके बाद जॉनसन ने बोला अरे सुनो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी मूवी फिल्म कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स के लिए, नेटफ्लिक्स को इसके बारे में पता है, मैं इमोशनली एग्जॉस्टेड हूँ, और सब लोगों को इसलिए लगता है कि इट इज बेस्ट कि मैं कंपीट ना करूं फिजिकली एट समर स्लैम। तो ये तो बिल्कुल फैंस को चिढ़ाने का कि भाई तुम वैसी एक हील हो, तुमसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी चीजें, और तुम यहाँ पे बात करो कि मैं मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ। रीजन भी देखो कैसा ऐसे चोमू सा लेके आए कि जैसे कि हाँ मेंटली एग्जॉस्टेड हूँ इसलिए ठीक है, मतलब ऑब्वियसली रीजन तो है, किसी के साथ अगर होगा तो वो सेंस बनाता, लेकिन वो जानबूझ के इसको लेके आया था कि नहीं भाई दाल में कुछ काला है। जैसे ही जॉन सीना बोले, फैंस को पहले ही सेंटेंस से समझ में आ जाए, वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मतलब कन्विंस भी जॉन सीना ने ऐसे किया कि जैसे कि सही में यार नहीं मैं नहीं लड़ सकता, कहता है रीमैच चाहिए ना, कोई बात नहीं कर लेंगे, हम पेरिस में कर लेंगे, हम पर्थ में जाके कर सकते हैं, मुझे पता तुम सारे लोग अपसेट हो, मैं भी अपसेट हूं, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते। ये बहुत टफ कॉल थी और यही बेस्ट फॉर बिजनेस है, मैं फिजिकली इमोशनली अभी यही कर सकता हूं तुम्हारे लिए जो मैं यहाँ पे आया हूं, मैं जो तुम अंडरस्टैंडिंग हो, जो तुम पेशेंस हो, इस चीज को मैं समझता हूं, और गुड नाइट सैन एंटोनियो करके वहां से जाने लगते हैं। अब भाई कोडी रोड्स ने बड़े रेयर ही कुछ अच्छा काम करते हैं, कोडी रोड्स बड़ा अच्छा काम किया, अगर यहाँ से वो सिर्फ जाने दे देते ना जॉन सीना को, लगता अबे यार ये तुमने अगर इस वाली स्टोरी को ये अगले हफ्ते भी कंटिन्यू करते ना, तो बड़ा ही वो ऐसा लगता है कि यार सेटिस्फाई नहीं था या सेटिस्फैक्शन नहीं मिली उस चीज को देख के, लेकिन उन्होंने आज ही किया जो अच्छी बात है। बिल्कुल भागते हुए जाते हैं कोडी रोड जॉन सीना के पीछे, तो उन्होंने जाके अटैक किया, उसके बाद जॉन सीना ने काउंटर करके स्टील स्टेप से पहला। अब जॉन सीना को समझ में आ गया भाई ये तो बंदा मार रहा है, उन्होंने कहा मैं भी मारूंगा, वो बेल्ट लेके आते हैं, वैसे ही जो उनका सिग्नेचर मूव बन चुका है मारने का, वैसे ही वो कोडी रोड्स को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स ने उसको काउंटर कर दिया, उन्होंने ही उल्टा बजा दिया, एंड देन वो टेबल
सेटअप करते हैं। और यहाँ पे बड़ी एक फनी चीज थी, कोडी रोड्स जाते हैं टॉप पे, पहली बात तो उसको फ्रॉग स्प्लैश बोलेंगे, आई थिंक उसको स्प्लैश बोलेंगे या फिर सिर्फ एक फ्लाई बोलेंगे। बड़े ही अजीब तरीके से, स्टिफ तरीके से कोडी रोड्स जो है टेबल पे बिछा के जॉन सीना को उनके ऊपर कूदते हैं। और समझ ये नहीं आया कि कॉन्ट्रैक्ट लेके बंदा चढ़ा, और ऐसा मुझे लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट का ऐसा शायद कुछ एल्बो ड्रॉप मारेंगे या कुछ करेंगे, वैसे उससे भी क्या ही लगती है, लेकिन फिर भी वो विजुअली अच्छा लगता है। लेकिन कोडी रोड्स ने ऐसा कुछ नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट पड़ा साइड में, बंदा ऐसे कूदते हुए जाके जो है गिर गया, तो वो बड़ा फनी सा लगा। और कोडी रोड्स हवा में भी काफी अजीब सही लग रहे थे, पता नहीं कुछ तो अलग था, क्या अलग था वो मैं भी शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता। अच्छा आपने नोटिस किया तो बताना। उसके बाद क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो कोडी रोड साइन कर चुके थे, जॉन सीना को करना नहीं था। उसके बाद वो उनके हाथ में पेन देते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया और कहते हैं देख सीना कॉन्ट्रैक्ट पे, ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये एक स्ट्रीट फाइट होने वाली है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए एट समर स्लैम। और अगर वहां पे आप देखोगे पास से तो जॉन सीना के ऐसे फोरहेड से खून भी निकल रहा था, पता नहीं वो किस स्पॉट पे आ गया। लेकिन ये थोड़ा बड़े सुपरस्टार्स के साथ रेयर हो जाता है कि अगर वो थोड़ा सा भी बस्टेड ओपन है, ब्लीड कर रहे हैं, तो लगता है भाई थोड़ा सा मामले में जो है थोड़ी सीरियसनेस या हैवीनेस और ज्यादा आ चुकी है। तो ये इन्होंने बढ़िया काम कर दिया। आज की स्मैकडाउन को देखो, मैं 3 स्टार से ज्यादा बिल्कुल रेट नहीं कर सकता, और क्यों वो मैंने आपको पूरे स्मैकडाउन के रिव्यू में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी इस वीडियो को आप यहां तक देख रहे हो तो भाई आपको तो पूरा पूरा रेट करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।